गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी बच्चों, कल तक का क्या किया हमने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यस। आज हमने डिस्कवरी करनी है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ? कैसे हुआ डिस्कवर? वैसे तुम लोगों को पता होगा, बताओगे? साइंटिस्ट बताओ बताओ। एनीबॉडी नोज? न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ? सभी चुप। ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले वी नो कि जो न्यूक्लियस है, वी नो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर यहाँ पर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। देन साइंटिस्ट को लगा कि प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है यहाँ पर, तब जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। कैसे? कहते हैं उसने क्या लिया, सपोज ये क्या है मेरे पास? बोरोन। उसने बोरोन लिया, बोरोन पर क्या दी उसने? एक्सरेज दी। कहते हैं बोरोन को मैंने क्या किया? बोरोन को एक्सरे से बम्बार्ड करवाया। बम्बार्ड मींस, बम्बार्ड मींस मैंने एक्सरे को बोरोन से बम्बार्ड करवाया, मींस टकराया। देन क्या कहता है? कहते हैं जब ये एक्सरेज इस बोरोन से टकराएंगी तो वहां से भी कुछ रेज निकलती हैं, लेकिन जो ये रेज वहां से निकली इनमें कोई चार्ज नहीं होता, सो इन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। कहते हैं बोरोन को मैंने एक्सरेज पास करवाई, वहां से कुछ रेज निकली जिनमें चार्ज नहीं होता, एंड वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसने एक और एग्जांपल लिया, कहता है मैं मोम ले लेता हूं, मतलब कि वैक्स। कहता है मैंने वैक्स लिया, सिमिलरली मैंने इस वैक्स से भी क्या किया? एक्सरेज पास करवाई। जब इस वैक्स से हमने एक्सरेज को बम्बार्ड करवाया, देन वहां से बड़ी फास्ट एक झटके में यहां से रेज फटाफट निकली, एक झटके में निकली एकदम से। तो वो क्या थे? प्रोटॉन्स।
क्या निकले वहां से? एकदम से फटाफट प्रोटॉन्स निकल गए वहां से। कहते प्रोटॉन्स निकले तो इट मींस वहां पे कुछ और भी है जो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो वो उसने फाइंड किया। किसने फाइंड किया? साइंटिस्ट तो बहुत से थे फाइंड करने वाले, लेकिन मेन न्यूट्रॉन किसने फाइंड किया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया। कहता है न्यूट्रॉन क्या है बेसिकली। उसने ये कहा पहली बात कि अ न्यूट्रॉन may be defined as that fundamental particle which carries no charge। कहता है ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज वो कैरी नहीं करता, बट हैज अ मास, बट उसका मास है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। कहता है इसका चार्ज तो 0 है, बट इसका मास क्या है? नियरली इक्वल है प्रोटॉन के। तो बेसिकली न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इन सब से बम्बार्ड। जैसे कि वो कहता है मैंने लिया बेरिलियम, बेरिलियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर। कहता है इसको मैंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया, मींस अल्फा रेज दी। अल्फा पार्टिकल रेज वो क्या होता है हमेशा याद रखना है? हीलियम। हीलियम क्या होता है? क्योंकि हीलियम पे चार्ज क्या होता है? +2e का। अल्फा पार्टिकल पर भी चार्ज होता है +2e का। तो हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल रेज बोलते हैं। मतलब कि हमने बेरिलियम को ये वाली रेज दी तो वहां से निकला कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो 4 + 2 6, 6 तो बन गए यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या आ गया? 0। 9 + 4 13, 12 बना तो मास आ गया इसका 1। तो ये आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाता है। क्लियर बच्चों? आया समझ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? ऑल ऑफ यू, अमर, Yes. सोहेल, संचित, सक्षम, सभी को क्लियर? Yes, ma'am. ओके, लिख लिया इतना? 1 minute. राइट डाउन। Done. डन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा मुझे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1.602 into 10 raised power minus ओहो, 19. इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज नहीं। वो चार्ज Oh, होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. यस एग्जैक्टली, ये लर्न होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672, 2 तक याद करना जरूरी है। 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6748 -27 kg। आपको दिख रहा होगा इतनी वैल्यू सेम है, तभी कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप न्यूमेरिकल्स में 1.67 तक यूज कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में या कहीं पे बात की जाए, प्रॉपर्ली पूछा जाए, तो इसका 2 और इसका 4 हमेशा दिमाग में रखना है। ओके ठीक। तो बेसिकली
हमने क्या किया, हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, हमने 3 प्रॉपर्टी करी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेचर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन की पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1.602 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का प्लस में हो जाएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन क्या होता है 0। एब्सोल्यूट मास, अभी हमने किया मास, दैट इज 9.1 10⁻31, 1.673 अप्रोक्सीमेटली, 1.675 अप्रोक्सीमेटली। डिस्कवरी किस किसने करी, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। यहां तक चैप्टर क्लियर सभी को? Yes. तो राइट डाउन, Yes, sir. छोटी सी थ्योरी लिखो बराबर से, जल्दी लिखो। प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये छोटी सी समरी ही ध्यान में आती होती है एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल्स और कंपटीशन पार्ट। क्विकली राइट डाउन। डन बच्चों? No. Okay. Done all of you? चैप्टर किसी को टफ तो लग नहीं रहा ना अभी तक? No. No, ma'am. Done? Last point. Okay. हो गया? Yes. ओके, नाउ आगे क्या है हमारे पास, कुछ मॉडल्स हैं एटम्स के हमारे पास ना, ये आप कर चुके हो, ये भी आप कर चुके हो अभी। मॉडल्स ऑफ एटम, योर फर्स्ट मॉडल इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? आई थिंक यू ऑल नो दिस, तुम कर चुके हो सब कुछ। बताओ भाई, थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? व्हाट ही सजेस्टेड दैट, कहता है मैम उसने कि वाटरमेलन वाले हाँ हाँ, वाटरमेलन मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल वही मॉडल। क्या था वो मॉडल? कहता है एक एटम है ना, वो एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। कहता एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड करवा दिए। कहता है
जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड करवा दिया, बिठा दिया। अब क्या हो गया कि तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गया नेगेटिव चार्ज के। उसने कहा कि ये मॉडल जो है इट्स मॉडल लाइक अ वाटरमेलन मॉडल। अगर हम वाटरमेलन की बात करें, जो उसके अंदर रेड रेड पार्ट होता है और जो उसके अंदर ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं, क्या वो इक्वल इन पार्ट होती हैं? जितना रेड होता है क्या उतनी ही सीड्स होती हैं? नहीं। No. तो मतलब कि वो ये अपना थ्योरेटिकली बोल पाया, प्रैक्टिकली अपनी थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतनी ही बात थी उसकी। क्या कहता है बेसिकली वो, ही suggested that atom is a positively charged sphere having electrons embedded, मतलब कि बिठा दिया उसको वहां पर, embedded uniformly, giving an overall picture of plum pudding, like a plum pudding या चॉकलेट पुडिंग। पुडिंग के अंदर क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कलर के वो होते हैं ना, क्या होते हैं वो? Chocolate chips. हाँ, चोको चिप्स, चोको चिप्स। तो कहते हैं उसकी तरह से है, बट कांट बी पॉसिबल। So Thomson gave his model of atom known as Thomson gave his model of atom known as, लिख लिया यहाँ तक? 1 minute. Done. Known as Thomson's plum pudding model of atom, which is also known as watermelon model, और उसको क्या नाम दिया? रेजिन पुडिंग मॉडल, और उसने क्या नाम दिया? चोको चिप कुकी मॉडल। किसी को भूख तो नहीं लग रही नाम सुन सुनकर? लग रही है। लग रही है, मुझे भी लग रही है, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है। चलो ठीक है, उसने क्या क्या नाम दिया? प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग एंड चोको चिप मॉडल। नाम तो दे दिया, थ्योरेटिकली बोल पाया, प्रैक्टिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसका ड्रॉबैक क्या निकला? ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल। इस चैप्टर का ये वीक थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, नेक्स्ट वीक से इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब ये मॉडल्स खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था उसका? कि वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाया, तो प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम is entirely theoretical and it has no practical approach। और सेकंड ड्रॉबैक इसका ये था, he failed to explain the scattering experiment of रदरफोर्ड। आगे हम रदरफोर्ड का मॉडल करेंगे, उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमसन उसको भी समझा नहीं पाया, उसमें भी ये फेल हो जाता है। So this is your first model of atom, Thomson's model of atom। हमारे सिलेबस में 2 ही मॉडल्स हैं। सेकंड मॉडल हमारे पास आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। अच्छा, तुम लोगों को पता हो
तो रदरफोर्ड कौन था? वो थॉमसन का ही स्टूडेंट था। डन यहां तक? 1 minute. Done. हेडिंग दो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, क्या कहता है ये एक्सपेरिमेंट? अभी ड्रॉ मत करना मेरे साथ, मैं अपनी कॉपी रख दूंगी आगे, उससे ड्रॉ करना, ये रफली मत ड्रॉ करना। देखो क्या कहता है बेसिकली, ये कहता है, मैंने क्या किया, यहां पर एक लिया रेडियो एक्टिव सोर्स, जहां से अल्फा रेज निकलेंगी, रेडियो एक्टिव सोर्स, उसमें क्या है, एक अल्फा एमिटर, यहां से अल्फा रेज एमिट होंगी, यहां से अल्फा रेज जाएंगी। अब और मेरे पास यहां पर क्या है, एक, तुम्हें एक्सपेरिमेंट आता होगा ये वाला, कर चुके हो ना? Yes, sir. योर थिन फॉइल्ड ऑफ गोल्ड, इसे मैंने किससे कवर किया? ये देखो, दिस इज, ये अच्छा बना हुआ है, उससे बेटर है। देखो कहता है रेडियोएक्टिव सोर्स है अल्फा मीटर, यहां मैंने रखा गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो बेसिकली इसको हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोट किया। जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने क्यों ली? हम पहले एक्सपेरिमेंट्स में कर चुके हैं, हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन क्यों ली? It's produce fluorescence. इसलिए, Fluorescence produce करता है. हाँ स्क्रीन तो फोस्फोरेसेंट है, बट हमने क्यों ली? कहते जब यहां से रेस आएंगी, कहते ये क्या आ रही है, अल्फा रेज, अल्फा रेज पे चार्ज क्या होता है, +2e, मींस ये रेज कौन सी है, पॉजिटिव रेज। कहते हैं यहां से जब रेज आएंगी और जब इस गोल्ड फॉयल से टकराएंगी, टकराने के बाद ये रेज कहाँ कहाँ जाती हैं, हमें ये गोल्ड जो, हमें जो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये बताएगा। क्यों? क्योंकि वहां वहां स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगी ना, चमक प्रोड्यूस होगी, तो ये रेज इसको पास होकर कहाँ कहाँ जाएंगी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमें ये बताती है। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने यहां से अल्फा रेज दी, गोल्ड फॉइल से टकराया वो, और वो रेज स्ट्रेट भी गई और टुवर्ड्स बेंड भी हो जाती हैं। तो बेसिकली वो कहना ये चाहता है, डायग्राम ड्रॉ कर लो साथ साथ, कहते हैं हाई एनर्जी से हम अल्फा पार्टिकल रेज देते हैं एक रेडियो एक्टिव सोर्स से, जो डायरेक्टली थिन गोल्ड फॉइल पर पड़ती है। जब अल्फा रेज स्क्रीन तक पहुंचती है तो हमें एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट नजर आती है, एक चमकती हुई लाइट नजर आती है, जिससे पता लगता है कि रेज कहां कहां जा रही हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर लिखवाती हूं मैं इसके अंदर। डायग्राम ड्रॉन सभी का?
हाँ जी बच्चों, डायग्राम ड्रॉन। No. हुनर, सुहेल, अमर, तुम लोग नहीं बोल रहे हो? हुनर समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. डन डायग्राम? Yes, sir. हाँ जी, अब क्या कहता है ये, लिखो साथ साथ पॉइंट्स। देखो, a stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin coil of gold metal। ठीक है ना, एक हाई एनर्जी से अल्फा पार्टिकल जा रहा है एक सोर्स से निकलकर डायरेक्टली थिन फॉइल पर पड़ रहा है। The thin gold foil had a circular fluorescent screen, zinc sulfide screen around it। ठीक है, जो गोल्ड फॉयल है वो इसके स्क्रीन के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करेगा स्क्रीन पर, एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट पर। राइट, राइट डाउन दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया सभी का? Yes. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it। Second point, the thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it। Third point, when alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point। When alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point। Clear? Yes. Done? Excuse Last ma'am. time. हाँ बच्चा, मैम डायग्राम दिखाना एक बार फिर से। ओके डन। इसके अंदर एक पॉइंट और लिखो, हमें 3 पॉइंट लिखे हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, अल्फा पार्टिकल is positively charged, that is helium। अल्फा का चार्ज क्या हो गया? +2e। ये नहीं भूलना हमने। नाउ अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया? कहता है ये है मेरे पास वो एटम, ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से जो ये रेज आ रही हैं, क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने? क्या ऑब्जर्व किया? ड्रॉ मत करना, कॉपी दिखा दूंगी तब ड्रॉ करना। हाँ जी, That most of the particles move straight
एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ना. मीन्स 99.9% अल्फा पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चले आते हैं. अच्छा, तो किसका कंक्लूजन का निकला साथ के साथ, क्यों स्ट्रेट जाते हैं? Because the most of the space in atom is empty. एग्जैक्टली बिल्कुल सही, क्योंकि ये जगह क्या है, खाली है, इसीलिए रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं. ये तो हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट कंक्लूजन साथ के साथ ना. सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? 3 चीजें ऑब्जर्व करता है वो. सेकंड ऑब्जर्वेशन, Some particles are deviated. कुछ पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, कहता है कुछ रेज स्मॉल एंगल्स को डेविएट हो जाती हैं. कुछ रेज स्मॉल एंगल्स को डेविएट हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें जो ये न्यूक्लियस है बीच का नजर नहीं आता. ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये रेज कितनी 0.05% ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है. और लास्ट पॉइंट ये कहता है, वो कहता है लास्ट bend back. हाँ, बाउंस बैक. कहते हैं वो टकराकर बाउंस बैक हो जाती हैं. क्यों बाउंस बैक होती हैं, ये बताओ. They directly strike to the nucleus. Positive charge. उसे कैसे Repel पता each कि other. न्यूक्लियस है? पता है क्यों बाउंस बैक होती हैं? ये रेज कौन सी रेज हैं? Positive. अल्फा रेज. Alpha हाँ, particle. वो क्या है, पॉजिटिव रेज. तो ऑब्वियसली अब न्यूक्लियस का पता लगा कि ये न्यूक्लियस है, उस पर चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि जब ये रेज न्यूक्लियस को टच करेंगी, रेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ये बाउंस बैक हो जाती हैं उसको टच करके. और तब ये प्रूव होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए रेज इसको टच करके बाउंस बैक हो जाती है. क्लियर? ड्रॉ द डायग्राम क्विकली. हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, हम ये मॉडल कंप्लीट कर लें. चलो डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट से, फिर पॉइंट्स लिखेंगे इसके. डायग्राम ड्रॉन. Yes. सोखा सा डायग्राम है, लाइनें खींचनी है. संचित ड्रॉन. Yes, ma'am. नाउ राइट द ऑब्जर्वेशंस. 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशंस के. मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने मोस्ट ऑफ, 99.9% पास हो जाती हैं थ्रू द फॉयल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट. A few alpha particles get deflected by small angles. First point, most of the alpha particles, 99.9% passed through the foil without undergoing any deflection. Second point, a few alpha particles gets deflected by certain angles or small angles. Third point, a very few alpha particles bounced back. That is, were deflected through an angle of 180 degree. Done? 1 minute. Okay. Awesome.
Done. कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन क्या निकला था? एग्जैक्टली हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। इतना ही लिख लेना, सारा मत लिखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये लिखो फर्स्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। देन सेकेंड पॉइंट, since few alpha particles were deflected through small angles. Since few alpha particles were deflected through small angle, and alpha particles क्या थे? Were positively charged particles. So these could be deflected only by some positive body present within the atom. Alpha particles were positively charged particles. These could be deflected only by some positive body present within the atom. वहां पे उन्हें हल्की हल्की रिपल्शन महसूस हो रही थी, इसलिए वो वहां से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं थोड़े से। 4 पॉइंट्स ही है इसके। तो थर्ड पॉइंट क्या था? डिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं वो। Since some alpha particles were deflected back, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हैवी पार्टिकल्स होते हैं। तो these could be deflected back only when they strike some heavier body inside the atom. तो लग रहा है कुछ बहुत भारी भरकम बॉडी है अंदर, इसलिए वो बाउंस बैक कर जाती है। और यही द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। डन बच्चों? तो कैसे करना है हमने? हो गया तो बता दो। डीके कब खुलेगा? बेटा डीके क्यों? खुल तो कुछ भी नहीं रहा। इंस्टीट्यूट तो खुल नहीं रहे ना यस। बेटा। इंस्टीट्यूट तो मीन स्कूल लगा लो या इंस्टीट्यूट लगा लो, मीन एजुकेशन पार्ट लगा लो। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो जाएगा आई थिंक सो जुलाई तक, जुलाई से भी आगे जाएगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे वो एंड में प्रेफरेंस देंगे खोलने की। बाकी चीजें खोलने लग रही हैं धीरे धीरे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चे होते हैं, भीड़ होती है और बच्चे रिस्की होते हैं, तो इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट कम से कम तो मिनिमम जुलाई अगस्त जाएगा ही जाएगा। लेकिन संचित हम इंस्टीट्यूट में ही होते हैं, अगर तुझे लगता है कि तुझे आना है, कुछ पूछना है, करना है, तो आ सकता है। ओके। ठीक है ना, हम इंस्टीट्यूट में ही होते हैं। ओके चलो, ओके बच्चों, बाय। आज का डन, कल मिलते हैं।